नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, पहले हिजबुल्लाह को मार गिराया गया इजराइल के द्वारा और अब ईरान ने हमला बोल दिया है इजराइल पर रातों रात और लगभग 200 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें वहां पे तान दी हैं। और वहां पे कुछ जो बोला गया ईरान के द्वारा कि 90% उनको सफलता मिली है जो भी उन्होंने हमला किया है। और नेतान्याहू ने बोल दिया है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, कि इसके कंसिक्वेंसेस अब तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने भी बोल दिया हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ये तो विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है, इससे कोई दो राय नहीं है। और ये बात खुद ट्रंप ने आके सामने कही है। ये किस तरफ जा रहा है युद्ध और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, युद्ध इस टाइम पे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तब पूरे वर्ल्ड को चिंता थी। ऑयल महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, वीट आनी बंद हो गई क्योंकि यूक्रेन से वीट आती थी सब पूरे वर्ल्ड को। सबसे ज्यादा वीट वहां प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद यहाँ पे इसराइल हमास वार स्टार्ट हो गया। जब अक्टूबर 7 को हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, 1200 लोगों को मार दिया, सिविलियंस को मार दिया, गले काट दिए, प्रेग्नेंट लेडीज के पेट फाड़ दिए, छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काट दी और वीडियो जारी किए, बूढ़े बूढ़े लोगों को उठा के ले गए। और जिस तरीके से इन्होंने नरसंहार किया हमास ने, तो इसराइल ने बदला लिया। पहले हमास के ऊपर चलता रहा, उस पर अटैक करता रहा इसराइल। फिर ये लोग अपील भी कर रहे थे इसराइल से कि वार खत्म होना चाहिए। तो इसराइल ने कहा पहले हमारे जो लोगों ने अटैक किया उस पर तो करो। और देखा जाए तो उस टाइम पे 60,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए थे और 2 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन उस टाइम पे इंजर्ड हो गए थे, सीरियस इंजर्ड थे। किसी की टांग चली गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का कान चला गया, किसी की आंखें चली गई। तो अगर आप लगाएं तो टोटल 1 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन मारे जा चुके थे। फिर हिजबुल्लाह ने भी इन पे अटैक किया इसराइल के ऊपर। और उसके बाद एकदम से 17 सितंबर से इसराइल के जो अटैक थे और ज्यादा ऑफेंसिव हो गए। उससे पहले इन्होंने जो हमास का लीडर था, जो ईरान के अंदर बैठा था, उसको आईआरजीसी यानी कि उनकी सबसे यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनका जो गेस्ट हाउस था एक बड़ी सीक्रेट लोकेशन पे था और बड़ा सेफ था, वहां पे उसका मर्डर कर दिया। इससे सनसनी फैल गई पूरे वर्ल्ड के अंदर कि ये क्या हो गया। और मैं ईरान में रहा हूं, मैं देखा कि इस तरीके से आप कैसे कर सकते, कैसे इसराइल इतने डीपली पहुंच गया ईरान के अंदर। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनकी मोसाद को, जिस तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन दूसरी बात है कि जब इन्होंने सितंबर 17 से अटैक करना शुरू कर दिया लेबनान के ऊपर, और फिर जब नसरुल्लाह को मारा इन्होंने, हमास का जो चीफ था उसके सारे के सारे कमांडर्स को मार दिया, साथ उसके कमांडर साथ थे सबको मार दिया। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हलचल मच गई कि क्या, कैसे इसराइल ने इतना एक परफेक्ट ऑपरेशन लॉन्च किया। क्योंकि ये ऑपरेशन तब लॉन्च होते हैं जब आपको इंटेलिजेंस पूरी दी जाए, यानी कि उनकी मोसाद के द्वारा इंटेलिजेंस दी गई और फिर उनकी आर्मी ने जिस तरीके से काम किया। और अब और तब लगा कि ईरान क्या करेगा। ईरान ने इनको धमकी भी दी, कई बार धमकी दे चुका था कि मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा, लेकिन ईरान की हिम्मत नहीं हुई। ईरान अकेला पड़ा हुआ है, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाया कि ईरान के ऊपर सैंक्शन भी लगाई है यूएस ने, उससे भी उसको दिक्कत थी। लेकिन एक खबर आई थी पीछे 2 महीने पहले कि रशिया ने बहुत सा अपने मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम वो ईरान के दिए, और सारे के सारे जो डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें दी वो आई अर्मेनिया के थ्रू। अर्मेनिया एक छोटी सी क्रिश्चियन कंट्री है जो ईरान से बॉर्डर है उसका, और ईरान का दोस्त भी है क्योंकि बहुत से ईरानी अर्मेनियन ईरान के अंदर रहते हैं। तो ये जब मिसाइलें आई तो इन्होंने जो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उनके ऊपर इंस्टॉल कर दी। लेकिन कल से जिस तरीके से ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, ऐसा लगा कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और एक इसमें कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अब हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव कर चुके हैं। यानी कि आपकी जेब से जो सामान पड़ा था बाहर निकल चुका है और अब वो फैल रहा है, यानी कि रायता फैल गया। पहले रशिया यूक्रेन वार चल रहा था, फिर इसराइल हमास वार चल रहा था, फिर इसराइल के साथ हिजबुल्लाह पे अटैक हो गया, पैलेस्टाइन पे अटैक। तो उसके बाद अब जो ईरान ने एक्शन लिया है, इसके बाद ऐसा लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी स्टार्ट हो सकता है। देखिए, सिर्फ एक चांस की बात है। अब एक मिसाइल अगर इसराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे चला दी गई, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वर्ल्ड वॉर 3 के होने में कोई चिंता की बात नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। दूसरी तरफ टर्की ने भी एक रशिया के साथ एक डील कर ली है, न्यूक्लियर डील कर ली है कि वो न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा रशिया के टर्की के अंदर। और ये प्लांट जो नाटो की बेस है टर्की के अंदर, उससे सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। तो टर्की का भी इस टाइम पे झुकाव हो चुका है ईरान की तरफ, या आप समझिए एंटी इसराइल।
और यूएस ने के जो जो बाइडेन है उन्होंने कह दिया कि हम पूरी तरह इजराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपनी डिफेंस फोर्सेस को ऑर्डर भी कर दिया कि उनकी जो आर्मी है, नेवी है, अलर्ट में रहे और ज्यादा वहां पे उन्होंने शिप्स और सामान भेजना शुरू कर दिया। यूके ने भी बयान दे दिया इजराइल के फेवर में। फिर ऑस्ट्रेलिया और जितनी भी नाटो कंट्रीज है उन्होंने बयान दे दिया। तो क्या अब वार होगा? और मुझे लगता है कि अब थर्ड वर्ल्ड वार तैयार हो चुका है, इसके लिए काम शुरू हो चुका है और कहीं भी कुछ काम हो सकता है। और अच्छा, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा सर इसका? देखिए पूरे वर्ल्ड पे फर्क पड़ेगा। देखिए अगर चाहे इजराइल और ईरान का भी वार होता है तो यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड बंद हो जाएगी। जो गल्फ के से ट्रेड होती है, यहाँ से सारा का सारा बिजनेस आता है, यानी कि यहाँ से ऑयल सारा आता है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया जाता है और इंडिया को भी सप्लाई होता है। इंडिया बाकी कंट्री से भी ऑयल लेता है, लेकिन मेन जो हमारा ऑयल आता है वो तो गल्फ कंट्री से आता है। रशिया से हम ले रहे हैं, हम साउथ अमेरिकन कंट्री से ले रहे हैं, हम अफ्रीका से भी ले रहे हैं। तो सब पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और छोटी छोटी कंट्री तो बर्बाद हो ही जाएंगी। देखिए जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था तब से पेट्रोल महंगा है। इंडिया ने तो अपने आप को बचा लिया क्योंकि हमने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया और उस ऑयल को लेकर के, सस्ते ऑयल को लेकर के हम उसको यहाँ पे अपनी रिफाइनरीज के अंदर प्योर करके, यानी कि सेपरेट करके बाकी वर्ल्ड को भेज रहे थे। हमने अपनी इकोनॉमी को प्रॉप अप कर लिया जैसे रशिया ने किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, वर्ल्ड की ट्रेड खराब हो जाएगी। हमारी जितनी भी ट्रेड जाती है यूरोप के अंदर वो गल्फ से होके जाती है, तो गल्फ के अंदर तो एक तरीके से वार छिड़ने वाला है और गल्फ का जितना भी ऑयल आता है वो भी बंद हो जाएगा बाहर निकलना। आप ये तो है नहीं क्योंकि आप सबमरीन के थ्रू चीजें भेज देंगे आएंगी तो भाई शिप ही ना। तो शिप पे तो कुछ भी हो सकता है, कभी हौथीज भी अटैक कर सकते हैं, हिजबुल्लाह वाले भी कर सकते हैं शिप के ऊपर अटैक। तो अब पूरा वर्ल्ड मुझे लगता है हिलने वाला है और इजराइल और ईरान का तो वार चलेगा, वो तो बात दूसरी है। क्या मिसाइलें तो चलती रहेंगी, लेकिन दूसरी बात है कि इसका यूएस के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। यूएस के इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि इस वॉर का जो सारा क्रेडिट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है जो बाइडेन को और कमला हैरिस को। और जैसे आपने इशू रेस किया ट्रंप का, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू की, कहते इनको पता ही नहीं क्या करना है, क्या करना चाहिए। जो बाइडेन और कमला हैरिस टोटली कंफ्यूज है कि वार के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनको पता ही नहीं था कि ईरान के ऊपर वार करने वाला है, इसराइल के ऊपर। और ट्रंप ने एक और बात की, उसने कहा अगर जब मैं प्राइम प्रेसिडेंट था तो मैंने तो कभी ईरान को उठने नहीं दिया, उनको फाइनेंशियली टोटली कमजोर करके रखा था। लेकिन कमला हैरिस और जो बाइडेन ने उनको छूट दे दी, जिससे उनके पास डॉलर आ गए, उन्होंने इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए और इसराइल पर अटैक कर दिया। और वो कहते, उन्होंने एक और बात की, कहते अगर मैं प्रेसिडेंट होता ना तो रशिया यूक्रेन वार होता, ना इसराइल हमास का वार होता जो 7 अक्टूबर को हुआ था, वो होना ही नहीं था क्योंकि वो मेरे से घबराते भी थे हमास वाले, और ना ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करता। कहते दूसरी बात है कि जब ये जो बाइडेन पावर में आए थे तो जिस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को हटाया, मैं कभी नहीं परमिट करता इस तरीके से फोर्सेस को हटाने से। वहां पे पीस थी लेकिन उसको डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने, पूरा रशिया की इमेज खराब कर दी। और ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। जो इलेक्शन होने वाले यूएस के अंदर नवंबर 5 को, कमला हैरिस और जो बाइडेन, वो पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि वहां पे ना तो उनको मुस्लिम वोटें मिलेगी ना अमेरिकन वोट मिलेगी, क्योंकि वहां पे उनकी इमेज टोटली खराब हो चुकी है। आप सिर्फ इसकी बात मत देखिए कि इसराइल हमास वार हो गया, ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। जिस तरीके से कमला हैरिस और जो बाइडेन ने इंडिया को ट्रीट किया, जो उनका एलाई था, उनका दोस्त था, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, कभी पन्नू के चक्कर में, कभी निज्जर के चक्कर में, और फिर इंडिया के जो इलेक्शन के अंदर पीएम मोदी को कमजोर करके क्या फायदा हुआ इनको? क्या कोई बेनिफिट ले गए? ये इन्होंने एक तरीके से चाइना को हेल्प की है इंडिया को कमजोर करके। और फिर आप देखिए ना कि जिस तरीके से इन्होंने बांग्लादेश की प्रेसिडेंट को हटा दिया, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, शेख हसीना को, उससे इंडिया को नुकसान पहुंचाया। फिर ये इंडिया पे टारगेट करने लगे हुए। ये वो लोग हैं जो अपने एलाइज पे टारगेट करते हैं, जो बाइडेन और कमला हैरिस। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अभी मैं एक बंगला टीवी के ऊपर बात कर रहा था, वहां पे एक मेरा से इंटरव्यू चल रही थी सिचुएशन के ऊपर बांग्लादेश के अंदर। तो उन्होंने कहा जो सिचुएशन है इसके आप क्या सोचते हो? क्या सिचुएशन ऐसी रहेगी कि अगर ट्रंप आएंगे तो क्या होगा? तो खुद उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप आ जाएंगे तो सारी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। यानी कि लोग इस टाइम पे ये वेट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ट्रंप आ जाए ताकि रशिया, उनका अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं एक दिन में रशिया यूक्रेन वार खत्म कर दूंगा और सारी की सारी जो डिस्प्यूट चल रहा है कंट्रीज के बीच में, इसको भी खत्म कर दूंगा। यानी कि इजराइल और हमास का जो वार चल रहा है उसको भी खत्म कर दूंगा, जो ईरान की तरफ वार चल रहा है उसको भी खत्म कर दूंगा और यहाँ पे पीस आ जाएगी। और उन्होंने भी एक बात की कि यहाँ पे अगर ट्रंप आते हैं
तो बांग्लादेश के अंदर जो भी जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से सरकार को हटाया गया, वो भी हट जाएगा। यानी कि दोबारा यहाँ पे शेख हसीना पावर में आ जाएगी बांग्लादेश के अंदर, और इससे इंडिया को भी हेल्प मिलेगी। इंडिया दिल से नहीं चाहता कि कमला हैरिस और ट्रंप पावर में आए, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि यूएस से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जाए, या अगर कहीं दोबारा से कमला हैरिस या जो बाइडेन आ गए तो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर देंगे। इनका तो दिमाग हिला हुआ है, ये तो अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शते। इस टाइप की गवर्नमेंट है, आप देखिए यूएस की, जिस तरीके से इन्होंने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है, इंडिया की स्टेबिलिटी को धक्का दिया है, जिस तरीके से पूरे एशिया को डिस्टर्ब किया है, उससे उसकी वजह से लोग बहुत नाराज हैं इंडिया के अंदर भी। वर्ल्ड के अंदर लोग जानते हैं कि किसने काम किया है, और जिस तरीके से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। एक बट इंडिया और इजराइल के बोलिए बोलिए आप। देखिए, एक गधे को अगर आप बना देंगे, जैसे एक उल्लू को आपने इंचार्ज बना दिया, तो सत्यानाश तो सबका करेगा, अपना भी करेगा। लेकिन अपने तो उनके कंट्री के अंदर लोग संभालने वाले बैठे हैं उनकी इकोनॉमी को, लेकिन दूसरों को तो बर्बाद कर रहा है। इंडिया को नुकसान पहुंचाया, बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान जो टेररिस्ट कंट्री है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इजराइल जो उनका दोस्त था उसको नुकसान पहुंचा दिया। अगर यहाँ पे हमास अटैक ना करता इजराइल पे, और अटैक इसलिए कि यूएस की गवर्नमेंट कमजोर थी, जो बाइडेन वहां बैठे थे, नहीं तो उनकी हिम्मत ना होती कभी भी इजराइल पे अटैक करने की, और वो नहीं होता तो आज पूरे वर्ल्ड में पीस होती। और लोग आज यही प्रे कर रहे हैं कि ट्रंप आए और पूरे वर्ल्ड को बचाए। और हो सकता है जो ये सिचुएशन हुई है इस टाइम पे, इजराइल और ईरान का जो वार स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, उसको ट्रंप के आते ही सारी की सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, और पूरा वर्ल्ड एक हिसाब से पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। बट सुध सर, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में तो पता नहीं और कितना भड़क जाए युद्ध, फिर उसके बाद रोकना भी मुश्किल हो जाए। अभी 5 को इलेक्शन होंगे, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, उसमें टाइम लगेगा, तो तब तक तो सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। जैसे बोल रहे हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट है उनको तबाह करने के लिए इजराइल सोच रहा है, और बाकी आपके इंडिया की सिचुएशन, यहाँ पे ईरान का भी दोस्त है, इजराइल का भी दोस्त है। तो ऐसे टाइम में अगर 1 महीने के अंदर ज्यादा एस्केलेट हो जाता है तो इंडिया कहाँ पे खड़ा होगा, इंडिया को क्या करेगा फिर। हमें इजराइल को तो खैर वहां से अमेरिका मदद कर ही रहा है, लेकिन ये सिचुएशन 1 महीना जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। ट्रम्प के आने की तो बहुत दूर की बात है, इसमें तो कई लोगों, कई देशों के रिलेशनशिप, पेशेंस, सब कुछ टेस्ट हो जाएंगे इतने टाइम में। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो वार होगा ये गल्फ वार होगा, इंडिया इसमें कहीं नहीं आता। इंडिया के साथ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ईरान इंडिया पे अटैक करेगा, ना इजराइल इंडिया पे अटैक करेगा। जब हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया तो पीएम मोदी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात की, और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने एक टेररिस्ट को मारा। उन्होंने इजराइल को प्रेज किया कि क्योंकि टेररिज्म एक खतरा बना हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, और शायद ये भी बात हुई बीच में कि आप हमारी और मदद करो। और हो सकता है कि इजराइल पाकिस्तान के टेररिस्टों को मारना शुरू कर दे, जिस तरीके से पाकिस्तान कूद रहा है इस टाइम पे। कूद तो पूरा मुस्लिम बढ़ रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही सामने आने की। और पाकिस्तान के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो इजराइल के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अरे भाई, खड़ा होना पड़ेगा तो बिल्कुल अच्छी बात है, खड़े हुई। और मैं भी कहता हूँ कि जितने मुसलमान हैं उनको खड़ा होना चाहिए इजराइल के खिलाफ, और खड़े हुई, भेजिए अपने लोगों को इजराइल के साथ लड़ने के लिए। समुंदर नहीं क्रॉस कर पाओगे, ये सारे जितने जिहादी बैठे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर या इंडिया के अंदर, सारे के सारे जिहादी मारे जाएंगे, हमारे देश में भी सफाई हो जाएगी, गंद खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, इस वार के अंदर इंडिया को फर्क, तो पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ेगा, तो इंडिया को भी फर्क पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि हमारी ऑयल की ट्रेड, वो बिजनेस वहां से आता है, ऑयल वहां से आता है, और हमारा जो वर्ल्ड को ट्रेड जाती है, पास होती है, वो गल्फ के थ्रू पास होती है। जो भी सामान यूरोप को जाता है, गल्फ को जाता है। इस टाइम पे यूएई के साथ हमारा जो बिजनेस चल रहा है $100 बिलियन को क्रॉस करने वाला है, उसके आसपास चल रहा है। सऊदी के साथ हमारा बड़ा ट्रेड चलती है, सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, बहुत सी चीजें उनको भेजते हैं। फिर हम एक यूरोप के अंदर एक कोशिश कर रहे थे सामान भेजने की, थ्रू यूएई, सऊदी, इजराइल और ग्रीस, और लेकर के सारे यूरोप के, वो ट्रेड की बात चल रही थी, उस पर भी हम काम किया जा रहा था, लेकिन इस सब पे रोक लग गई है। तो फर्क तो इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा, फर्क सबको पड़ेगा, लेकिन हम फिर सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन बर्बाद होंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज, इनपे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑयल महंगा हो गया, और इंडिया ने वैसे भी अपनी जो खाने पीने की चीजें थी उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। हम पहले व्हीट देते थे, आपके शुगर भेजते थे बाहर, हम राइस भेजा करते थे, उसको हमने पूरा रोक लिया है काफी हद तक। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज को भेज रहे हैं, बाकी हम किसी को नहीं भेज रहे। तो वर्ल्ड के अंदर एक तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, हम सर्वाइव करेंगे। देखिए, मैं जब ईरान में पोस्टेड था तो एक ईरानियों से बात होती थी, ईरानियन जो कुछ हिंदी भी जानते हैं,
वो कहता है देखिए मैं जब इंडिया से निकलता हूँ ना तो मेरे को सांस आती है। मैं बॉम्बे में जाया करते हैं बच्चे, उनके बॉम्बे में पढ़ते हैं। कहते हैं मैं इंडिया का जब बॉर्डर क्रॉस करते ईरान का बॉर्डर क्रॉस करता हूँ प्लेन के अंदर, तो मुझे अलग टाइप की हवा मिलती है, क्योंकि वहाँ की लाइफ देख करके मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे बच्चे बड़े खुश हैं इंडिया के अंदर। और कहता है कि अगर ईरान के ऊपर एनसर्कल कर दिया जाए तो ईरान तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर फ्रूट्स होते हैं, लेकिन ईरान के अंदर लोग खेतों में मेहनत नहीं करना पसंद करते, और ईरान के अंदर खाने पीने की चीजों की प्रॉपर नहीं, वो तो इंडिया से मंगाते थे। और ईरान के अंदर जितने खाने पीने की चीजें महंगी है, क्योंकि आसपास की कंट्री तो उनको दे नहीं सकती। पाकिस्तान खुद बर्बाद हो गया, पाकिस्तान को कुछ चीजें चाहिए, और गल्फ के अंदर आप देखिए व्हीट या कुछ चीजें तो उगती नहीं है। इंडिया तो इवन अब अफ्रीका से मूंग की दाल मंगवाता है। पीएम मोदी एक बार अफ्रीका गए थे, वहां पे पैसे दे के आए कि आप यहाँ पे दाल ग्रो करो और हमें भेजो, वहां से दाल आती है। वहां से कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर जहां पे तेल निकला था, वहां से तेल लेना शुरू कर दिया। तो फर्क इंडिया में पड़ेगा, लेकिन जो वर्ड पे फर्क पड़ेगा वर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राइट। और फिर देखिए दूसरी बात है कि इंडिया यही चाहता था कि ईरान के ऊपर सैंक्शन निकल जाए, क्योंकि इंडिया ने इनका चाबार पोर्ट डेवलप करना शुरू कर दिया था और डेवलप भी कर दिया। उसके बाद इंडिया ने एक रेलवे लाइन को डेवलप करना था चाबार पोर्ट से लेकर के जाइदान के बॉर्डर तक, और जाइदान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और वहां से पहले रोड बने हुए हैं अफगानिस्तान से छोड़ करके वो तुर्कमेनिस्तान और बाकी कंट्रीज को लिंक करने के लिए। तो इंडिया कोशिश कर रहा था कि वहां से इंडिया को तेल और गैस मिलेगी। तुर्कमेनिस्तान से एक तापी की लाइन चल की बात थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जिसे पाकिस्तान ने टांग अड़ा के रखी थी। तो इंडिया उनकी गैस लेने के चक्कर में था, कि ऑयल लेने के चक्कर में था, कि उनकी गैस और ऑयल आएगा ईरान के पोर्ट पे और वहां से हम शिप से अपना सारा सामान ले लेंगे, हमें सस्ता ही पड़ेगा। फर्क तो सबके ऊपर पड़ेगा, लेकिन जो मेन फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा वर्ल्ड पे। और अमेरिका वर्ल्ड का अपने आप को मानता है हीरो, कि मैं वर्ल्ड का लीडर हूं, और इसी ने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्पेशली जब से जो बाइडेन आए पावर के अंदर। अब कमला हैरिस उनकी लाइन में खड़ी है। तो जो डेमोक्रेट्स हैं जब भी पावर में आते हैं यूएस के अंदर, पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख देते हैं। और इसीलिए आज लोग यही उम्मीद कर रहे हैं या ड्रीम कर रहे हैं कि जो बाइडेन को छोड़ करके इस टाइम पे ट्रंप पावर में आ गए अमेरिका के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति आ जाएगी, पीस आ जाएगी, और वर्ल्ड प्रोग्रेस कर सकेगा। यही तो पर्पस है ना यूएन का भी, कि यहाँ पे पीस हो, शांति हो, पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस करे, सबका भला हो, और यही हम भी चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, वो आने वाले वक्त में अपने आप उनका जवाब भी मिलेगा, और देखेंगे कि आगे क्या होता है। कुछ सोचने वाले तो लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये भी सोच रहे होंगे थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए तो इसी बहाने भारत पाकिस्तान पे बम डाल के पूरी आबादी खत्म कर दे, ये कर दे, वो कर दे। वो बात की बातें हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अब ऐसे सही है। हाँ, है नहीं।